एक नया प्रयोग कर रहे हैं टेलीविजन की दुनिया में, रीजनल चैनल्स पर। शायद ये पहला प्रयोग होगा जब आप अपने उम्मीदवार से सीधे सवाल कर पाएंगे। इस वक्त हमारे साथ है डॉक्टर सीपी जोशी, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव, कांग्रेस के जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री है। सीपी जोशी साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज राजस्थान पर। गूगल प्लस हैंगआउट के साथ आपसे आपके इलाके के लोग, देश भर के लोग कुछ सवाल जानना चाहते हैं। खासकर पहला सवाल ये आ रहा है कि आपको ऐसा निर्णय क्यों करना पड़ा कि आपको भीलवाड़ा से जयपुर ग्रामीण की तरफ रुख करना पड़ा? क्या दिल्ली ज्यादा करीब लगती है यहां से? जनप्रतिनिधि की क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण मैं मानता हूं। मैं जब चुनाव लड़ने गया था भीलवाड़ा में, तब मैंने जनता को ये प्रॉमिस किया था कि भीलवाड़ा में पीने की पानी की समस्या का मैं निदान करूंगा। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि उस स्कीम को सैंक्शन कराकर मैंने काम प्रारंभ कराया। लगभग 2000 करोड़ रुपए की स्कीम, चंबल से पानी पहुंचेगा भीलवाड़ा में। लेकिन जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में डिले हो गया। वाइल्ड लाइफ की क्लियरेंस जो पाइपलाइन क्रॉस करनी थी, उसमें ज्यादा समय लग गया, क्योंकि स्टेट वाइल्ड लाइफ बोर्ड, सेंट्रल वाइल्ड लाइफ बोर्ड और सुप्रीम कोर्ट के जज इस प्रक्रिया को अप्रूव करने में समय लग गया। इसलिए जब चुनाव वापस आ गया, तब भी आज वहां ट्रेन से पानी जा रहा है। तो एक जनप्रतिनिधि की क्रेडिबिलिटी को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं। भीलवाड़ा में पीने की पानी की समस्या के लिए वित्तीय संसाधनों की स्वीकृति कराकर काम प्रारंभ करवाया, जो काम आज सबके सामने वहां पर है। भीलवाड़ा में मैंने रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना करवाई, भीलवाड़ा में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई, भीलवाड़ा में स्टील प्लांट के सैंक्शन कराई, NHA डिक्लेयर करवाई। एक जनप्रतिनिधि की उस क्षेत्र की विकास की जितनी संभावना है उसको मैंने स्वीकृत कराया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मानता हूं कि जनता के बीच में जो आप प्रॉमिस किया जाता है उसको निभाना चाहिए, और इसीलिए मैंने कोई 2 साल पहले निर्णय कर लिया था कि मैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में भाग नहीं लूंगा। ये निर्णय कांग्रेस के सभी नेताओं को मालूम था। परिस्थितियां बदली और मुझे कहा गया कि जयपुर से चुनाव लड़ो, इसलिए मैं जयपुर ग्रामीण से उम्मीदवार बना। जी बिल्कुल, लेकिन जो आपका लास्ट स्पीच था भीलवाड़ा में वो बहुत भावुक था, भावनात्मक था, और आपने अपना निर्णय भी वहां पर सुनाया था। लेकिन अब बीजेपी उसी को बुना रही है। सवाल कई खड़े हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ चंद्रभान गुप्ता जी हैं जयपुर से, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं, क्योंकि जो कांग्रेस की परिस्थितियां हैं अभी, उनमें आपको ही वोट दो, कांग्रेस को। चंद्रभान जी, आप सवाल कर सकते हैं सीधे सीपी जोशी साहब से। मैं पूछना चाहता हूं, केंद्र में पिछले 10 साल कांग्रेस का शासन रहा और राजस्थान में भी पिछले 5 साल कांग्रेस का शासन रहा, लेकिन महंगाई पे कोई अंकुश नहीं लगाया गया। दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है, क्या विचार है? आप देखिए कि पिछले 10 साल के अंदर डीजल, पेट्रोल, ऑयल वगैरह हर चीज के पैसे बढ़े हैं, जो दुगने से भी ज्यादा हो गए। कभी उसको कम करने के बारे में विचार किया गया? अगर नहीं किया गया तो क्यों? गुप्ता जी, आप जानते हैं कच्चा तेल हम बाहर के देशों से मंगाते हैं। एनडीए की सरकार में जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे, तब कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय मूल्य $12 था और आज $108 प्रति बैरल है। इस देश में जब कच्चा तेल हम बाहर से मंगाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मूल्य जो होंगे उसका प्रभाव हमारे देश पर पड़ेगा। 9 गुना पेट्रोल कच्चे तेल की प्राइस में वृद्धि हुई है। तो महंगाई बढ़ना एक क्यूमुलेटिव असर होता है। सरकार पूरा प्रयत्न करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य का निर्धारण करने में हमारी भूमिका नहीं होती है। इसलिए हमें पेट्रोल और डीजल के प्राइजेस बढ़ाने पड़ते हैं। इसके अलावा भी काफी महंगाई बढ़ी है। निश्चित तौर पर मैंने कहा ना, महंगाई बढ़ना क्यूमुलेटिव चीजें हैं, और जब डेवलपिंग कंट्री की जो इकोनॉमी होगी, उस इकोनॉमी में ये चीजें हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। यदि इस देश की जीडीपी 8% और 9% हम रखना चाहते हैं, तो ये इन्फ्लेशन के साथ हमें इसके साथ रहना पड़ेगा। जो ट्रेडिशनल थिंकिंग थी उसमें हमें परिवर्तन करना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य को हम निर्धारित नहीं कर सकते, मानसून को हम निर्धारित नहीं कर सकते। मानसून में यदि कोई फेलियर होगी तो उसका इम्पैक्ट भी महंगाई पर आएगा। महंगाई को कम करने में स्टेट की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। स्टेट जितने होर्डर्स करने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। दुर्भाग्य है कि स्टेट्स अपने भूमिका का निर्वहन नहीं कर रही है, जिससे हम इस समस्या को पार्शली एड्रेस कर सकते हैं।
जोशी साहब, लेकिन मोदी जी को तो लग रहा है कि वो तमाम उपाय हैं उनके पास में जिनसे वो हल निकाल लेंगे। आपको नहीं लगता कि महंगाई की जो मार आम आदमी पर पड़ रही है, अब उसका असर कांग्रेस पर भी होगा, वो मार कांग्रेस पर भी पड़ सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार भारत की जनता को बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य का निर्धारण वो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल के मूल्य यदि बढ़ेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने या और कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बने, उसका असर महंगाई पर होगा। भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि क्या इस कच्चे तेल के मूल्य के ऊपर उनका कोई नियंत्रण है, क्या उसको प्रभावित कर सकते हैं। गूगल प्लस हैंगआउट पर इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में अब अगले जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो सवाल करना चाह रहे हैं, सुनैना शर्मा जयपुर से। सुनैना जी, आपका क्या सवाल है सीपी जोशी साहब? जी सर, मैं झोटवाड़ा क्षेत्र में रहती हूँ और पृथ्वीराज नगर के बारे में आपकी क्या राय है सर? पृथ्वीराज नगर में आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। आधारभूत सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अशोक गहलोत जी की सरकार ने डेवलपमेंट के चार्जेस लगभग 165 रुपए पर स्क्वायर फीट फिक्स किए, और मुझे बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी इस 165 स्क्वायर फीट के जगह पर लगभग 2000 रुपए प्रति स्क्वायर फीट डेवलपमेंट के चार्ज वसूल करना चाहती है। निश्चित तौर पर सैनिटेशन और डेवलपमेंट जो रोड सेक्टर का है, जो आधारभूत सुविधा एक कॉलोनी में होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के चार्जेस रीजनेबल होने चाहिए जिससे उन लोगों को आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो सके। ये एक लंबे समय से पेंडिंग इशू है, और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो प्रॉमिस करके और उसके बीच में अंतर है, वो जनता के सामने आकर बताएं कि डेवलपमेंट चार्जेस का उनका कितना मूल्य निर्धारित कर रहे हैं। धन्यवाद सर। जो सब कांग्रेस ने कई फैसले किए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के, चाहे पृथ्वीराज नगर का मामला हो, जितने भी अटके हुए मामले थे उन पर फैसले लिए, लेकिन आपको नहीं लगता कि बहुत देर कर दी कांग्रेस ने और नतीजे उसी की वजह से विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के अनुकूल नहीं आ पाए? तो 63 सीटों पर बीजेपी विजयी रही और कांग्रेस को ऐसी करारी हार झेलनी पड़ी। मेरा अपना सोच यह है कि एंटी इनकमेंसी का जितना नॉर्मल इम्पैक्ट होना चाहिए उतना इम्पैक्ट हुआ। पिछली बार हमने सरकार बनाई तब हमारा वोट परसेंट 2% बढ़ा था, इस बार हमारा वोट परसेंट 3% घटा है। ये तो नॉर्मल एंटी इनकमेंसी है, लेकिन जो नया वोटर जुड़ा है उस नए वोटर की शायद एस्पिरेशन को हम रिफ्लेक्ट नहीं कर पाए। संगठनात्मक हम वोट करते तो शायद नए वोटर को हम अपने साथ जोड़ सकते हैं। एब्सोल्यूट वोट हमारा बड़ा है, लेकिन जो टोटल पोलराइजेशन हो गया वोट का, कि अनफॉर्चुनेटली राजस्थान में पिछले चुनाव का आप एनालिसिस करेंगे तो सीपीएम और बीएसपी के सब्सटेंशियल वोट और उनकी सीटें असेंबली में आती रही है। इस बार पोलराइजेशन हो गया, लोगों को लगा कि ऐसा नहीं हो कि सरकार किसी को एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं बने, उस एप्रीहेंशन में वन साइडेड पोलिंग हो गया और पॉलिटिकल चर्निंग चल रहा है राजस्थान में। जो समाज कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, नए ढंग से राजस्थान में पॉलिटिकली चर्निंग प्रोसेस चल रहा है, उसका भी इम्पैक्ट आया और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में हम इसको ओवरकम कर लेंगे। अच्छा, जो जातीय समीकरण है, सामाजिक समीकरण है, निश्चित रूप से बदल रहे हैं और कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए एक नया वोट बैंक भी अब बन रहा है। राष्ट्रीय राजनीति में आपकी एक बड़ी पहचान है, टीम राहुल के आप सदस्य हैं। अजय मोहन आपसे सवाल करना चाहते हैं बेंगलोर से। अजय मोहन जी। सर, मैं वन इंडिया का एडिटर अजय मोहन। एक सवाल है मेरा कि परिवहन एवं सड़क मंत्री जब आप रहे तब आपकी क्या क्या ऐसी उपलब्धियां रही जिसके बल पे आप वोट मांग सकते हैं जनता से? पहली बार इस देश में ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट जो डॉक्यूमेंट था, उसके संबंध में हमने कैबिनेट में निर्णय करवाया और ईपीसी को हमने लागू करवाया। दूसरा, हमने पहली बार ये निर्णय लिया कि जो टोल कलेक्शन है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से होना चाहिए। उसके पायलट प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किए। पहली बार हमने ई टेंडरिंग के माध्यम से कॉन्ट्रैक्टर को फाइल करने का हमने निर्णय किया। मैं समझता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भूमिका हमने बस सड़क ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री में हमने प्रारंभ की, और यहाँ तक हमने किया कि यूजर्स को ये इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि रोड यदि ठीक ढंग की नहीं है तो कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनी को हमारे अधिकारी उस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सूचना दे सके और हमारा अधिकारी उन कॉन्ट्रैक्टर से उन रिपेयर वर्क को काम कर सके। क्योंकि कंज्यूमर जब टोल का पैसा दे रहा है तो क्वालिटी ऑफ रोड की सर्विस को रेंडर करने की जिम्मेदारी भी एनएचएआई की है, और एनएचएआई के जो कॉन्ट्रैक्टर हैं जो ये टोल कलेक्शन कर रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ सर्विस रेंडर करें। इसको हम यूज करना चाहते हैं मोबाइल के माध्यम से। हमने जितने हमारे आरओ थे उनके मोबाइल नंबर, उनकी सारी जो सूचनाएं हमने उपलब्ध कराई जिससे सामान्य आदमी उसको इंटरेक्ट कर सके।
मैं समझता हूं कि ये प्रोसेस यदि लंबे समय और हम प्रभावशाली ढंग से लागू करेंगे तो क्वालिटी ऑफ रोड ठीक ढंग से होगी, यूजर जो चार्जेस दे रहा है वो सर्विस से सेटिस्फाई होगा, बिकॉज यूजर चार्ज और क्वालिटी ऑफ सर्विसेज के बीच में यदि गैप है तो निश्चित तौर पर लोगों में असंतोष बढ़ता है, हम टोल दे रहे हैं और क्वालिटी ऑफ रोड पर हम ट्रेवल नहीं कर रहे। जो सब ये मुद्दा यहाँ पर भी बहुत जबरदस्त तरीके से बना हुआ है और आपको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो नेशनल हाईवे 8 है जो जयपुर ग्रामीण के ज्यादातर हिस्से को कवर करता है, हमने लगातार वहां पर देखा कि जहां पर पुल बने वहां पर भी लोग नाराज है, जहां पर नहीं बन पाए वहां पर भी नाराज है। लोगों को लग रहा है कि आपके मंत्री रहते हुए यहां पर काम नहीं हो पाया, क्या कहां कमी रह गई? आप जाकर देखिए जयपुर के पास वैशाली नगर और जहां पर बाईपास नहीं थे, हमने जनता की इश्यूज को एड्रेस करके हमने इस स्कीम को रिवाइज किया। आज वैशाली नगर और इसके आसपास जो पृथ्वीराज नगर के लोग जाके पूछिए, हमने पूरी रीडिजाइन की है जिससे वो सड़क क्रॉस कर सकते हैं। मुझे बताया गया है कि 246 आदमी की मौत केवल सड़क क्रॉस करने से हो गई। इस रोड की जो स्थिति बनी हुई है उसमें ये अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि पहले बाईपास का जो नीचे वाला था वो बहुत कम डिजाइन का बना हुआ था, व्हीकल नहीं पास हो सकते थे, लोग उससे डिप्राइव थे। उस चीजों को हमने एड्रेस करने की कोशिश की। जहां तक डिले करने का सवाल है, इनबिल्ड इस टोल कलेक्शन की पॉलिसी में एक फॉल्ट था जिसको हमने रिकॉग्नाइज किया। जब रोड 4 लेन से 6 लेन में कन्वर्ट होती है तो जिस दिन कॉन्ट्रैक्टर 6 लेन का अवार्ड लेता है उसी दिन से वो टोल कलेक्शन करने के लिए अधिकृत हो जाता है। कानून की इस कमी का फायदा उठाकर जो कॉन्ट्रैक्टर है वो समय पर ये काम पूरा नहीं करता है। हमने बराबर इसकी मॉनिटरिंग की है, सो मच सो कि पूरा कंपनसेशन का पैसा देने के बाद भी जब पुलिया कंस्ट्रक्शन करने के लिए बाईपास बनाना है वहां पर एनक्रोचमेंट हटाने की काम समय पर नहीं हो सका। इसलिए मैं समझता हूं कि क्यूमुलेटिव इन चीजों को दृष्टि से इस रोड को देखा जाना चाहिए और इसीलिए हमने एक नया अलाइनमेंट जो कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे बिटवीन दिल्ली टू जयपुर उसको हमने फाइनल करवाया है। जो जनता की समस्या है उसकी निराकरण करने की भी जिम्मेदारी है। जब मैं राजस्थान का खुद का सांसद था, इस रोड से मैं ट्रेवल कर रहा और लोग मुझे बार बार ये समस्याओं को अपने सामने उठा रहे हैं तो मेरे इंजीनियर विभाग के इंजीनियर के साथ बैठकर हमने रीडिजाइन करना, रीटेंडरिंग करना, नेगोशिएशन करना। तो रोड कंस्ट्रक्शन एक दिन का काम नहीं है। आप जाकर देखिए जयपुर के आसपास जो लोग हैं उनमें कितना संतोष है रीडिजाइन के कारण, उनके आने जाने की सुविधा और क्या कितना चीजें उपलब्ध हो गई है। केवल इन आइसोलेशन में केवल कोटपुतली के आसपास जो पुलिया नहीं बनी हुई है जिसके लिए कॉन्ट्रैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, कॉन्ट्रैक्टर को हम बराबर परस्यू कर रहे थे मंत्रालय की दृष्टि से। आप पता लगेगा कितनी बार हमने चीफ सेक्रेटरी राजस्थान की सरकार को इस बारे में हमारे विभाग के अधिकारियों को भेजकर परस्यू कराने की कोशिश की, लेकिन पूरा एक्विजिशन का पैसा भारत सरकार से मिलने के बाद यदि एक्विजिशन का काम ठीक ढंग से नहीं होता है तो निश्चित तौर पर प्रोजेक्ट में डिले होता है। और ये बात सही है कि लोगों में जो असंतोष है वो उनका जायज असंतोष है, लेकिन जो प्रोसीजर चीजें हैं उसको भी समझाने की जनता के बीच में आवश्यकता है। 3 महीने हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, क्या बता सकता है कि एक भी लेटर उन्होंने भारत सरकार को लिखा इस इशू को समस्या को समाधान करने के लिए वो आगे आकर क्या करना चाहते हैं? इशू को एड्रेस करना सिंपल है, लेकिन इशू को रिजोल्व करने के लिए कितनी तकलीफ आती है वो खुद सरकार में काम करने वाले लोग जानते हैं। अच्छा, एक और मुद्दा है सीपी जोशी साहब, सांभर साल्ट से जुड़ा हुआ। प्रतीक है जिन्होंने इंटरनेट पर यह सवाल किया है कि सांभर साल्ट का जो मामला है सोलर पावर प्रोजेक्ट का, उसको लेकर आपकी क्या राय है? क्योंकि मौजूदा सरकार है उसने अपनी तरफ से एक नई राय रखी है, आप लोग इस प्रोजेक्ट को लेकर गंभीर थे। सरकार बदलती है, जो अधिकारी हैं उनको ये मालूम था कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इतना बड़ा जो यहाँ पर सोलर प्लांट की इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, तो उसको मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज ने मिलकर एक 4000 मेगावाट का यदि सोलर पावर प्लांट बनाने का निर्णय लिया, तो मैं समझ रहा हूँ इस सरकार को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। तो मेरा खुद का अप्रीहेंशन है कि शायद भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस सोलर एनर्जी के प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। हो सकता है उनका कोई एजेंडा हो कि प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को ही वो एनकरेज करना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि इस इलाके के लोगों के साथ न्याय नहीं है। यदि राजस्थान की सरकार ये मानती है कि इसको हम इको टूरिज्म के नाम से डेवलप करना चाहते हैं तो वो अपना ब्लूप्रिंट जनता के सामने रखें। उनके वित्तीय संसाधन कैसे होंगे, कितना टाइम में ये काम होगा, अल्टरनेट यदि डेवलपमेंट करने का मॉडल वो रखते हैं तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन क्योंकि पिछली सरकार ने, भारत सरकार ने मिलकर एक निर्णय लिया है और एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर आ रहा है जिसमें लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एनर्जी का एडवांटेज मिलेगा, उन सब चीजों को दृष्टि में रखते हुए मैं समझता हूँ कि राजस्थान सरकार को अपनी इस नीति पर पुनर्विचार करना चाहिए। अन्यथा जनप्रतिनिधि के रूप में हम इस समस्याओं को जनता के माध्यम से सरकार के सामने उठाएंगे।
जो सब आपके तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं यूपीए सरकार के, उनको लेकर सवाल कई खड़े होते रहे हैं, सवाल उठते रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ ऋचा जी जुड़ रही है बेंगलोर से, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। ऋचा जी। हाँ जी, मैं बेंगलोर वन इंडिया न्यूज से ऋचा वाजपेयी। मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि एक सर्वे के अकॉर्डिंग एज एक सांसद के तौर पे आपका रिकॉर्ड बेहतर हुआ है भीलवाड़ा में, मगर आपकी पार्टी का रिकॉर्ड जो है वो दिन पर दिन उसकी इमेज गिरती जा रही है। मेरा सवाल ये है कि आप जैसे सांसद जो अच्छा कर सकते हैं वो एक साथ क्यों नहीं आते हैं, ताकि कंट्री को जो मेजर इश्यूज है उससे वो एक साथ लड़ सके और उससे छुटकारा दिला पाए। एक साथ क्यों नहीं आते, यूनिटी क्यों नहीं दिखती है डियर पॉलिटिशियंस में? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी अपने विचारधारा के आधार पर नीति बनाकर जनता के पास वोट मांगने जाती है। जिस पार्टी को मैंडेट मिलता है वो गवर्न करते हैं, जिन पार्टी को मैंडेट नहीं मिलता है वो अपोजिशन में बैठते हैं। यही पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की ताकत है। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो आप सोच रहे हैं वो संभव नहीं है, क्योंकि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में पार्टी जिसको मैंडेट मिलता है उसको गवर्न करने का अधिकार है और वो अपनी पॉलिसी के आधार पर गवर्नेंस करती है। इंडिविजुअल्स जो अपने जनप्रतिनिधि हैं वो अलग अलग पार्टी के, वो अपनी अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। थैंक यू। जो सब जो स्थिति अभी बन रही है राष्ट्रीय राजनीति में, उसको देखते हुए कितनी संभावना नजर आ रही है आपकी यूपीए की वापसी की, यूपीए 3 सरकार की? यूपीए 3 वापस सत्ता में आएगी और मैं इसके कारण बताना चाहता हूं। जितने सर्वे आ रहे हैं वो व्यक्तिगत पॉपुलरिटी के सर्वे आ रहे हैं। मोदी जी, राहुल जी और केजरीवाल जी के सर्वे के आधार पर जो हम प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में किस पार्टी की कितनी पॉपुलरिटी है, किस पार्टी की कितनी संगठनात्मक क्षमता है, वही वोटों को कन्वर्ट करता है। क्या ये सही नहीं कि भारतीय जनता पार्टी का प्रेजेंस तमिलनाडु में नहीं है, वेस्ट बंगाल में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नहीं है, केरल में नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है? क्या यह सही नहीं कि उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी के कल्याण सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उनके जब 23% वोट मिले, उस 23% वोट को आज दिन तक वो रिटर्न नहीं कर पाए। आज उत्तर प्रदेश में उनके केवल 10 सीट्स हैं। वोट स्विंग इस देश में इंदिरा जी के एसेसिनेशन के बाद 6% का वोट स्विंग हुआ है। मैं समझता हूं कि मोदी जी और टीवी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो हाइप खड़ा कर रहा है, इस देश में इससे ज्यादा वोट स्विंग आज दिन तक हुआ नहीं है। नए वोटर की जो एस्पिरेशन है, जिसके आधार पर ये प्ले कर रहे हैं इमोशंस को, वो बहुत ज्यादा वोट को स्विंग कर पाए, ये मैं नहीं मानता। इसलिए मैं मानता हूं कि व्यक्ति की पॉपुलरिटी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इंपॉर्टेंट तो होती है, लेकिन जीतने के लिए ये आवश्यक है हम कितनी अपनी संगठनात्मक क्षमता को वोट में कन्वर्ट कर सकें। सीपी जोशी साहब से हमारा सीधा संपर्क एक बार हो गया ऋचा जी, एक बार फिर हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सीपी साहब, अभी ऋचा जी से बात चल रही थी, आप जयपुर ग्रामीण का जो चुनाव है उसको किस रूप में देख रहे हैं? क्योंकि आपका लंबा राजनीतिक अनुभव है, छात्र राजनीति में आप रहे, उसके बाद में आप नाथद्वारा से विधायक रहे, भीलवाड़ा से सांसद चुने गए। ये चुनाव आपके लिए किस मायने में अलग है? नया क्षेत्र है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। असेंबली चुनाव के परिणाम के बाद में दोबारा कांग्रेस का संगठन मजबूत होकर उभरने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता एकजुट होकर काम कर रहे हैं। उस दृष्टि से ये चुनाव इंटरेस्टिंग भी है, और जो सामाजिक समीकरण है उसमें कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरह से भाग ले रहे हैं, वो इस बात का प्रतीक है कि हम दोबारा वापस सत्ता में इस चुनाव में हम जीतने की ओर बढ़ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर आमतौर पर राजस्थान में जातीय राजनीति बड़ा प्रभाव छोड़ती है, लेकिन आपके चुनाव में दोनों में ऐसा लग रहा है कि दो अलग अलग क्षेत्र के बड़े खिलाड़ी, राजनीति के आप बड़े खिलाड़ी, आपको टीम राहुल का चाणक्य माना जाता है, उधर राज्यवर्धन है। एक कैंडिडेट के हिसाब से देखें तो आपको कितना लग रहा है कि राज्यवर्धन का चुनाव मैदान में आना कितना मुश्किल खड़ी कर सकता है आपके लिए? मैं समझता हूं कि ये किसी भी पार्टी के उम्मीदवार के चयन के संबंध में मैं कमेंट नहीं करता। किन कारणों से उन्होंने उम्मीदवार का चयन किया वो तो बेटर वही बता सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र में यदि संसदीय परंपराओं के अनुभव के आधार पर कोई विजय होकर जाता है तो मैं मानता हूं कि प्रभावशाली ढंग से अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकता है। इस संबंध में मेरी इतनी टिप्पणी। जो सब जयपुर से कृष्ण कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण कुमार जी, आपका क्या सवाल है सीपी जोशी साहब से? आवाज आ रही है शक्तावत जी? हाँ जी बिल्कुल, आप सवाल कर सकते हैं जोशी साहब से सीधे। सर, एक तो स्वागत जोशी जी का, क्योंकि मैं भी जयपुर ग्रामीण से ही बिलोंग करता हूं और राज्य में HIV एड्स का कार्यक्रम देख रहा हूं। सर से बहुत सहज सवाल है, क्योंकि आप स्वयं शिक्षाविद रहे हैं
युवाओं और रोजगारों मतलब रोजगार से जुड़े हुए युवाओं को शिक्षा के लिए आपका क्या नजरिया है, रोजगार उन्मुखी शिक्षा के लिए? इस शिक्षा की जो हमारी इसमें आधारभूत परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हमें बहुत ज़्यादा मैन पावर, सेमी स्किल और स्किल लेबर चाहिए देश में एम्प्लॉयबिलिटी के लिए, और हमारी जो पूरी एजुकेशन है उसमें स्किल और सेमी स्किल की भूमिका नगण्य होती जा रही है। तो जो पोटेंशियलिटी है जॉब अपॉर्चुनिटी की वो ज़्यादा है यदि मैन पावर, स्किल और सेमी स्किल कैटेगरी की हमारे पास उपलब्ध हो। मैं समझता हूँ कि इस दृष्टि से हमें सारी एजुकेशन सिस्टम को रीऑर्गेनाइज और रीओरिएंट करने की जरूरत है कि बहुत बड़े तबके को जो ये बेसिक स्किल और सेमी स्किल की ट्रेनिंग दें और कुछ लोगों को हम अवेलेबल अपॉर्चुनिटी दें जो हायर एजुकेशन में आगे जाकर अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकें। तो देश डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में हमें बहुत ह्यूज मैन पावर चाहिए, और देश में 65% से बिलो 35 ईयर्स के यूथ हैं, उनमें वो लोग ज़्यादा हैं जो स्कूल के ड्रॉप आउट्स हैं या कॉलेज के ड्रॉप आउट्स हैं। उस दृष्टि से मैं समझता हूँ बड़े पैमाने पर स्किल ट्रेनिंग का काम करने की आवश्यकता है, और उसे लिंक करना पड़ेगा हम कि आने वाले समय में किस तरह के जॉब की अपॉर्चुनिटी लोगों के पास अवेलेबल है। दोनों के बीच में हम लिंकेज बैठाएंगे तो मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग और स्किल अपग्रेडेशन के बाद उनकी जॉब अपॉर्चुनिटी की संभावना बढ़ेगी। थैंक यू सर। जो सब आप उस संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं जो बिल्कुल एनसीआर से सटा हुआ है, 3 स्टेट का एक कह सकते हैं दिल्ली और हरियाणा और राजस्थान की सीमा पर है, क्या संभावनाएं यहां पर नजर आ रही है आपको रोजगार के लिहाज से? आप भीलवाड़ा में रहे, वहां पर कई प्रोजेक्ट शुरू हुए, टेक्सटाइल के लिहाज से अगर कहें तो राजस्थान को उसको मैनचेस्टर कहा जाता है। वहां की परिस्थितियों में और यहाँ के लिहाज से अगर देखें तो किस तरह के रोजगार की संभावनाएं नजर आती है? इस संसदीय क्षेत्र में बहुत अच्छी संभावना है जॉब अपॉर्चुनिटी की, क्योंकि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी के नेता राहुल गांधी जी इस बात पे कन्विंस है कि इस देश की मैन पावर को यदि हमें उपयोग में लेना, उनकी क्षमताओं को, तो दुनिया का मैन्युफैक्चर हब हिंदुस्तान को बनाना पड़ेगा। और इसी दृष्टि से जो एक प्रोजेक्ट दिल्ली से बॉम्बे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का आइडेंटिफाई किया है, जिसकी वित्तीय स्वीकृति हो गई है, उसका 2/3 भाग राजस्थान में होकर गुजर रहा है और उसका बड़ा भाग जयपुर ग्रामीण की संसदीय क्षेत्र से गुजर रहा है। आने वाले समय में पोटेंशियल है जहां पर बड़े बड़े कल कारखाने लगेंगे, मैन्युफैक्चर हब सबसे पहले इस फ्रेट कॉरिडोर पर प्रारंभ होगी, इसलिए पोटेंशियल है भविष्य के अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के। इसी तरह से हमने एक एक्सप्रेस कंट्रोल हाईवे दिल्ली टू जयपुर को आइडेंटिफाई किया, उसकी स्वीकृति भी फाइनल स्टेज पर है। ये 2 जो प्रोजेक्ट आएंगे उस प्रोजेक्ट से इस इलाके में कल कारखाने लगाने की बहुत बड़ी संभावना है, और हम सभी हमारे जो मतदाता उनसे यही कह रहे हैं, सरकार पॉलिसी बना सकती है, सरकार नीति बना सकती है, लेकिन आपके परिवार की खुशहाली के लिए जरूरी है कि आपका बच्चा बच्ची पढ़ा लिखा होना चाहिए, तकनीकी शिक्षा लिए होना चाहिए, और आगे की संभावनाओं को देखकर अपने आप को तैयार करना चाहिए। हम ये भी बता रहे हैं कि अब आज जमाना आ गया जिस आकाशकार के पास 15 बीघा जमीन है, उसके यदि 3 बच्चे हैं तभी उसके 5-5 बीघा जमीन आएगी, और अगली पीढ़ी में उनके 3-3 बच्चे हो गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी। केवल कृषि के आधारित अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, लेकिन यदि उनमें ज्ञान होगा, शिक्षा होगी, तो कम जमीन होल्डिंग होने के बाद, कम पानी होने के बाद भी वो नई तकनीकी का उपयोग लेकर अपने जीवन यापन का काम कर सकते हैं। इसलिए हम चुनाव में ये मुद्दे भी उठा रहे हैं कि चुनाव में मत के अलावा आगे आने वाली जो संभावना है उनको भी हम मतदाताओं को विज्ञ करें, और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि इस बारे में ठीक रेस्पॉन्स मिल रहा है। अच्छा, आपके इलाके में मैंने दौरा किया, वहां पर एक सवाल और खड़ा हो रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज यहाँ पर डेवलप हुई उसमें ब्रेवरीज और जो कोल्ड ड्रिंक्स की हैं उनकी वजह से वाटर लेवल नीचे चला गया, पानी नहीं है पीने को, पानी लगातार जिस तरह से दोहन हो रहा है उसकी वजह से किसानों के लिए दिक्कत आई है। क्या कुछ इसमें आप कोशिश करेंगे कि इंडस्ट्रीज भी बंद नहीं हो और किसानों का भी भला हो? मैं स्वयं इस विचार का हूं कि जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर है उसके पोटेंशियल को आइडेंटिफाई करके हमें ये नियम कानून बनाने पड़ेंगे कि हम किस क्षेत्र में ब्रेवरेज की इंडस्ट्री को अलाउ करें। राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी बहुत नीचे जा रहा है, वहां पर डार्क जोन बहुत डेवलप हो रहे हैं, वहां सरकार को आगे आकर आइडेंटिफाई करना चाहिए कि किन क्षेत्र में हम जो वाटर डिपेंडेंट इंडस्ट्री है उनको कहाँ किस लेवल तक हम अलाउ करें। मैं समझता हूं कि समय आ गया कि इस बारे में सरकार को आगे आकर निश्चित तौर पर निर्णय करना चाहिए। प्रॉक्सिमिटी टू एनसीआर या प्रॉक्सिमिटी टू दिल्ली लोकेशन को आइडेंटिफाई करने का क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए। हमारे स्टेट में जो पोटेंशियल अवेलेबल है पानी का, उसको दृष्टि में रखते हुए हमारी नीति में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।
इंडिया न्यूज राजस्थान के इस खास कार्यक्रम जो कि गूगल प्लस हैंगआउट पर है, पहला प्रयोग है किसी भी रीजनल चैनल की तरफ से, उससे सीधे जुड़ रहे हैं लोग। सीपी जोशी साहब, इस वक्त हमारे साथ रामकिशोर जी जुड़े हैं जयपुर से। रामकिशोर जी, आपका क्या सवाल है? सीपी जोशी साहब से आप सीधे मुखातिब हो सकते हैं, उनसे सवाल कर सकते हैं। अच्छा, हेलो। हाँ जी। हाँ, मैं डॉक्टर रामकिशोर बोल रहा हूँ गोविंदपुरा क्षेत्र से। ये शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आपके क्या नजरिया है? मैंने बताया कि शिक्षा और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा हमें एम्प्लॉयबिलिटी के दृष्टि से सोची जानी पड़ेगी। बहुत बड़ी मैन पावर को हमें टेक्निकल एजुकेशन के साथ जोड़ना पड़ेगा। टेक्निकल एजुकेशन ही आने वाले समय में, यदि देश में हम मैन्युफैक्चर हब बना रहे हैं तो हमें बहुत ह्यूज पोटेंशियल की आवश्यकता है, जो सेमी स्किल और स्किल ट्रेन मैन पावर अवेलेबल हो। इस दृष्टि से हमें नए सिरे से इसको प्राथमिकता के आधार पर शिक्षा के क्षेत्र में प्रयोग करने की आवश्यकता है और नीति बदलने की आवश्यकता है। ठीक है। तो सब यहाँ पर जो इलाका है बहुत पोटेंशियल नजर आता है। जिस तरह से गुड़गांव का विस्तार हुआ, नीमराना का विस्तार हुआ, आपको लगता है कि दिल्ली और जयपुर के बीच में, दो राष्ट्रीय राजधानी और राजस्थान की राजधानी के बीच में, क्या कोई सैटेलाइट टाउन इस तरह के डेवलप किए जा सकते हैं जो रोजगार दें, लोगों के लिए रहना आसान करें, और एक जो ट्रैफिक है यहाँ का, ये स्पीडी हो, अच्छे स्पीड की गाड़ियां यहाँ से मिले, चाहे रेल हो चाहे बसें हो? इस सरकार को आगे आके दो जो हमने ये रोड सेक्टर और रेल सेक्टर के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जिसमें कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे जहां आउटलेट केवल 2-3 जगह पर अवेलेबल होगा, और ये फ्रेट कॉरिडोर जहां पर लोकेशन इंडस्ट्री की होगी, वहां सरकार को आगे आकर नियोजित डेवलपमेंट करने के संबंध में आगे आकर काम करना चाहिए। यदि हमने इन अवसर का लाभ उठाया तो मैं समझता हूं कि अच्छी टाउनशिप डेवलप हो पाएगी और आधारभूत सुविधा लोगों को उपलब्ध हो पाएगी। दिल्ली हो, हरियाणा हो, राजस्थान, इन सरकारों को आगे आकर ये जो बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, मैन्युफैक्चर हब और कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे, इसके संबंध में किस तरह से रियल एस्टेट और नियोजित प्लान करके हम लोगों को आधारभूत सुविधा दे सके, उसमें नीति को आगे आकर अडॉप्ट करना चाहिए। अजय मोहन जी, आप बेंगलुरु में रहते हैं, जब भी आप जयपुर की या राजस्थान की परिकल्पना करते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या कुछ संभावनाएं हो सकती है? सीपी जोशी साहब को आप कोई सुझाव देना चाहें या आपका कोई सवाल हो? हाँ जरूर। सबसे पहली बात, ये आपने जो बोला कि हमारी तकनीकी शिक्षा और रोजगार परक शिक्षा की ज्यादा जरूरत है। मेरा सुझाव ये है कि जितना ज्यादा आप IIM और IITs एस्टेब्लिश करने में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उतना ही अगर आप प्राइमरी स्कूल्स और माध्यमिक शिक्षा के लिए अगर इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, जो मुझे लगता है कि पिछली सरकारों में नहीं देखने को मिला है। और एक चीज और, जो अगर जयपुर और राजस्थान की बात करें तो सिर्फ हम टूरिज्म के रूप में सिर्फ जयपुर और जोधपुर ही सुनते हैं यहाँ से बैठ के, कि मुझे लगता है कि मैं जाऊं तो वहीं से घूम के आऊंगा। मे भी भीलवाड़ा और अन्य कई सारे शहर होंगे जहां पर अच्छा टूरिज्म डेवलप किया जा सकता है। तो क्या ऐसा कुछ सोच रहे हैं आप जोशी जी? नहीं, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। राजस्थान में पोटेंशियल है टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का। मैं समझता हूँ कि राजस्थान की सरकार है इस तरफ आगे बढ़ रही है। आने वाले समय में राजस्थान में इस पोटेंशियल को हार्नेस किया जाएगा और टूरिज्म की दृष्टि से राजस्थान एक महत्वपूर्ण स्थान देश में रखेगा। हिस्टोरिकली भी राजस्थान में वो सब स्थान है जिन पर टूरिज्म विकसित करने की आवश्यकता है। आने वाले समय में आपने जो बातें कही, निश्चित तौर पर सरकार उस पर ध्यान देगी। प्राइमरीली ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है, तो जनप्रतिनिधि के रूप में सरकार और भारत सरकार के बीच समन्वय बनाकर सेतु का काम करके इस तरह की नीति को हम निश्चित तौर पर सपोर्ट करेंगे। और जैसा आपने कहा, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में ज्यादा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को ध्यान देने की आवश्यकता है। ये भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। यदि प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन में हम लैंग्वेज और मैथमेटिक्स की शिक्षा पर ज्यादा ध्यान दें तो आने वाले समय में उसका लाभ टेक्निकल एजुकेशन की ट्रेनिंग के भी मिलेगा। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक बड़ा इशू है जिसको एड्रेस सरकार करेगी, मैं ऐसा अपेक्षा करता हूँ। जो सब आपकी पिछली सरकार ने, गहलोत सरकार ने जाते वक्त ये काम भी किया, स्कूलों का कह सकते हैं कि उनको प्रमोट किया गया, कई स्कूलें खोली गई, लेकिन संसाधन वहां पर आज तक नहीं मिले। और यही अब सबसे बड़ा मुद्दा आप लोगों के सामने है। जब विधानसभा के चुनाव थे उस वक्त भी ये बड़ा मुद्दा था और अब भी आपके सामने मुद्दा है। फिलहाल हमारे साथ आलोक तिवारी जुड़ गए हैं जयपुर से, जो आपसे सवाल करना चाहते हैं। आलोक तिवारी जी, इंडिया न्यूज राजस्थान के गूगल प्लस हैंगआउट पर इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सीपी जोशी साहब से सीधे बात कर सकते हैं। जी सर,
राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सर क्या करेंगे आप? इस स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जो सैटेलाइट हॉस्पिटल हैं उनको डेवलप करने की आवश्यकता है, जो सीएससी है उनको इक्विप्ड करने की आवश्यकता है। कम से कम आईटी आने के बाद में हमें नए सिरे से सोचा जाना चाहिए कि जो एड पोस्ट और सब सेंटर है उसको हम कैसे लिंक करें सीएससी से, सीएससी को कैसे लिंक करें हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को कैसे हम लिंक करें हमारे जो एक्सपर्ट सुविधा वाले हॉस्पिटल है। मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के संबंध में हेल्थ एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करने के लिए हमें नए सिरे से ये बात सोचने की आवश्यकता है कि आईटी कैन बी एन इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट जहां हम चीजों को और अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से आप जोड़ सकते हैं। आने वाले वर्षों में जो क्वालिटी ऑफ हेल्थ के संबंध में सरकार आगे आके जो काम कर रही है, आप दवाई फ्री देना चाहते हैं, लेकिन एक्सपर्ट की सुविधा उपलब्ध करने के लिए आईटी का जो माध्यम है उसको किस ढंग से हम उपयोग कर सकें, इस बारे में सोचने की आज समय आ गया। जो सब आपका काफी वक्त लिया है, चुनाव प्रचार का दौर है, उस वक्त आपके लिए निश्चित रूप से एक एक पल आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इतना वक्त दिया उसके लिए शुक्रिया। आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उस वक्त आप कांग्रेस को सत्ता में लाए, उस वक्त 20 सीटें लोकसभा की कांग्रेस ने जीती। अब बदली हुई परिस्थितियों में आपको क्या लगता है? ये बात सही है कि इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट नंबर हमारा असेंबली में 21 नंबर ही आया, लेकिन जो राजस्थान का ट्रेंड है, जिस तरह का लोगों का रेस्पॉन्स अभी मिल रहा है, मैं समझता हूँ कि पिछले 3-4 महीने की जो नई सरकार बनी है वो लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप करने में असफल रही है। अभी वो ये भी निश्चित नहीं कर पाई है कि पिछली सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना है उनको हम लागू करें या न करें। अच्छा होता कि जन कल्याणकारी योजना के संबंध में वो अपनी नीति को जनता के सामने रख देते और उसके संबंध में उनका जो स्पष्ट दृष्टिकोण सामने आ जाता। आज जब तक हम जनता में कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं करेंगे तब तक किन्हीं कारणों से हम सत्ता में आ सकते हैं, मैसिव मैंडेट मिल सकता है, लेकिन कॉन्फिडेंस को जनरेट करना बहुत आवश्यक है। कूद के पल पाँव पालने में नजर आते हैं। 3 महीने में मैं समझता हूं कि नई सरकार कॉन्फिडेंस जनरेट करने में असफल रही है और इसका खामियाना निश्चित तौर पर इस चुनाव में उनको भुगतना पड़ेगा। मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूं कि असेंबली में जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस रही है उससे बेटर परफॉर्मेंस हमारी पार्लियामेंट में रहेगी। जो सब आपने वक्त दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज राजस्थान पर गूगल प्लस हैंगआउट पर ये था खास कार्यक्रम और उसमें हमारे साथ देश भर से तमाम लोग जुड़े हुए थे जिन्होंने आपसे सवाल किए। उम्मीद करते हैं कि आप एक राजनेता के बतौर आपकी जो अनुभव हैं वो प्रदेश के विकास में कारगर साबित होंगे। और लेकिन जो हालात हैं, बीजेपी जिस तरह से टारगेट 25 का नारा दे रही है, उसमें आपकी पार्टी कितना परफॉर्म कर पाती है उस पर निगाह रहेगी। 17 तारीख को चुनाव होंगे और उसी के बाद तय होगा कि लोग आपसे कितने कन्विंस हो रहे हैं और कितने बीजेपी से। शुक्रिया आपका सभी का। सीपी जोशी साहब, आपका एक बार फिर बहुत बहुत आभार। नमस्कार।